हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलन विकिरण कह सकते हैं? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है सीधे तरीके से कि मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आपको वही चीज इसके आंसर में लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है, जो मानव विकास के मामले में नहीं है। मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे होती है। यह एनाजेनेसिस के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न में आपसे विकास के बारे में पूछा गया है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिखना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ये विशेषताएं जीन की अभिव्यक्तियां हैं जो प्रजनन के दौरान माता-पिता से संतानों को पारित होती हैं। उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग और आनुवंशिक विविधता के अन्य स्रोतों के परिणाम स्वरूप किसी भी आबादी के भीतर विभिन्न विशेषताओं का अस्तित्व है। विकास तब होता है जब इस परिवर्तन पर प्राकृतिक वर्ण और आनुवंशिक विचलन जैसी विकासवादी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेषताएं जनसंख्या के भीतर अधिक सामान्य या दुर्लभ हो जाती हैं। यह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जैव विविधता को जन्म दिया है, जिसमें प्रजातियों, व्यक्तिगत जीवों और अणुओं के स्तर शामिल हैं। आइए दोस्तों अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न में आपसे सीधे से प्रजाति की परिभाषा को पूछा है और वही आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। प्रजाति को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि प्रजननक्षम संतान पैदा करने के लिए इंटरब्रीड करने की क्षमता रखते हैं। चौथा प्रश्न है, अनुकूलन विकिरण का वर्णन एक उदाहरण से करें। तो इस प्रश्न में आपको अनुकूली विकिरण को समझाना है और उसका जो वर्णन है वो आपको उदाहरण से समझाना है इस चीज को। तो इसका देख लेते हैं हम उत्तर कैसे लिखेंगे। अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण के कारण होती है। अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण डार्विन फिंच है, जो गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है। गैलापागोस द्वीप में एक विशाल विविधता मौजूद है जो एक प्रजाति से ही उत्पन्न हुई थी, जो कि गलती से इस द्वीप पर पहुंच गई थी। नतीजतन कई नई प्रजातियां विकसित हुई हैं और नए निवास स्थान पर कब्जा करने के लिए अनुकूलित हैं। इन फिंचिस ने अपने खाने की आदतों के अनुरूप विभिन्न खाने की आदतों और विभिन्न प्रकार की चोंच विकसित की हैं। आइए दोस्तों अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो इस प्रश्न में आपसे डार्विन के चयन सिद्धांत को बताना है, उसको स्पष्ट करना है आपको, और उसको आपको जीवाणु में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध के उदाहरण से समझाना है आपको। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। डार्विन चयन सिद्धांत बताता है कि कम भिन्नता वाले जीवों की तुलना में अनुकूल रूपांतर जीव बेहतर रूप से
अनुकूलित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति उपयोगी भिन्नता वाले जीवों का चयन करती है क्योंकि ये जीव मौजूदा वातावरण में जीवित रहने के लिए बेहतर विकसित होते हैं। इस तरह के चयन का एक उदाहरण जीवाणु में प्रतिजैविक प्रतिरोध है। जब प्रतिजैविक पेनिसिलिन युक्त अगार प्लेट में जीवाणु की आबादी को विकसित किया गया तब पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील कॉलोनियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि पेनिसिलिन के प्रतिरोधी एक या कुछ जीवाणु कॉलोनियां बच गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जीवाणुओं में संयोग उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन का विकास हुआ जिसने उन्हें पेनिसिलिन दवा के लिए प्रतिरोधी बना दिया। इसलिए प्रतिरोधी जीवाणु गैर प्रतिरोधी जीवाणुओं की तुलना में जल्दी से गुणा करते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए अन्य पर एक जीव का लाभ अस्तित्व के लिए संघर्ष में मदद करता है। आइए दोस्तों अब छठे प्रश्न को देख लेते हैं। इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे। मनुष्यों के अलावा और भी कई जानवर हैं जिनमें आत्म चेतना है। एक जानवर के आत्म जागरूक होने का एक उदाहरण डॉल्फिन है। ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। उनके पास स्वयं की भावना है और वे दूसरों को अपने और दूसरे के बीच भी पहचानते हैं। वे सीटी, पूंछ थप्पड़ और शरीर की अन्य चाल द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। डॉल्फिन ही नहीं, कुछ अन्य जानवर भी हैं जैसे कि कौवा, तोता, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि आत्मचेतना प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों अब सातवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। तो इसमें आपको दो शब्द दे रखे हैं। पहला है संस्थापक प्रवाह और बॉटलनेक इफेक्ट दूसरा शब्द है। आपको इनको एक एक करके समझा देना है इसके उत्तर में। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले पहला संस्थापक प्रवाह को समझाएंगे। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग-थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। अब हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझा देते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय विकास का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। धन्यवाद।